नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास क्या है, लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है तो आधुनिक भारत के इतिहास का रहता है। चाहे वो प्रीलिम्स हो, हम मेंस में भी देखेंगे कि आधुनिक भारत से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करेंगे और पूरा जो आधुनिक भारत है हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे जिससे याद रखना आसान होगा। ठीक। तो चलिए हम पहले इसका पृष्ठभूमि समझ लेते हैं जिससे यूरोपीय कंपनियों के आगमन को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 1453 में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 1453 की डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्या होता था कि जो यूरोप का व्यापार होता था एशियाई देशों में वो स्थल मार्ग से होता था, स्थल मार्ग से। ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि अरब व्यापारियों का मुख्य रूप से बोलबाला था क्योंकि ये लोग भी व्यापार में एक्टिव रहते थे। तो अरबों ने क्या किया, तुर्की पर आक्रमण करके तुर्की को अपने अधीन करते हैं और ये स्थल मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं अरब व्यापारी। ठीक। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद पुर्तगाल का, जैसे खासकर पुर्तगाल और स्पेन उस समय एक्टिव थे, तो इनका क्या होता है, व्यापार जो एशिया का था वो ठप हो जाता है। ये लोग समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, मतलब समुद्री मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 1492 में एक यात्री था यूरोपी जो निकलता है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने। ये पूर्व की दिशा में चला जाता है और यूएसए की खोज कर देता है। ठीक है। तो 1492 में यूएसए की खोज हो जाती है समुद्री मार्ग की कोलंबस द्वारा। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा कि यूएसए की खोज किसने की, तो कोलंबस ने 1492 में यूएसए की खोज करी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1498 में एक पुर्तगाल का यात्री आता है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये आता है और भारत की खोज करता है। ये पश्चिमी तट पे भारत पे आता है। ठीक है। तो अगर भारत की देखते हैं समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने 1498 में, और उसके पहले 1492 में कोलंबस ने यूएसए की खोज कर दी थी। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। तो अगर हम क्रम इनका याद करने की कोशिश करें तो इसकी एक ट्रिक है, PDEDF। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं यानी अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। चलिए हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पुर्तगालियों के आगमन को देखेंगे। ठीक है। भारत में पुर्तगालियों का आगमन तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। ठीक है। जो कि केरल में था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय समुद्री यात्री था कौन, वास्को डी गामा। ये भी याद रखिएगा। स्थानीय शासक जमोरिन से व्यापार की अनुमति लेता है। ये कोझिकोड का जो स्थानीय शासक था ये इसका स्वागत करता है और साथ साथ इससे ये व्यापार की अनुमति भी लेता है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मसाला का व्यापार है भारत में और अरब व्यापारियों की जो एकाधिकार स्थापित हो चुका है उसमें उसको समाप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद ये लोग सबसे पहले पश्चिमी तट में खासकर गोवा, कोचीन और कालीकट पर व्यापार ठिकाने अपने बनाते हैं। इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब हम इनके वायसराय को देखते हैं, कौन कौन से वायसराय इनके इंपॉर्टेंट है और उनका क्या क्या योगदान था। ठीक। तो पुर्तगाली वायसराय में से जो सबसे पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में आता है और 1509 तक भारत में पुर्तगाली वायसराय रहता है, जो कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। ये याद रखिएगा। इसकी इंपॉर्टेंट है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिकली क्या थी, ये समुद्र पे नियंत्रण करने की इनकी जो एक नीति थी कि समुद्र, चूंकि ये लोग की नौसेना स्ट्रांग थी तो ये लोग समुद्र पे सबसे पहले नियंत्रण स्थापित करते हैं ताकि और जो कंपनियां हैं वो नहीं आ सके। तो ये लोग अपना एक अधिकार चाहते थे। ठीक है। 1509 इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक दीव का युद्ध होता है जिसमें से अरब, मिस्र और गुजरात के गठबंधन को हराता है। ये कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भी याद रखिएगा, दीव का युद्ध। साथ साथ हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व भी ये स्थापित करता है। इतना हमने अल्मीडा के बारे में जाना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है। याद रखिएगा। अगले वायसराय को देखते हैं। जो अगला वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका क्रम याद रखिएगा, जितने भी हम वायसराय पढ़ेंगे तो क्रम कई बार मैचिंग में पूछा है। जो 1509 में आता है और 1515 तक रहता है यहाँ पे वायसराय के रूप में। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। ठीक है। 1510 में गोवा पर अधिकार करता है और राजधानी बनाता है। तो जो गोवा की पहली बार राजधानी बनाई जाती है तो ये अल्बुकर्क द्वारा बनाई जाती है। ये याद रखिएगा कि लास्ट में सबसे जब सारे चले गए तो 1961 में गोवा भारत में शामिल होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक।
मलक्का व हार्मुज पर कब्जा करता है, व्यापारिक मार्ग पर इसका नियंत्रण भी स्थापित होता है। इसकी और एक नीति थी कि भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित करता था जिससे स्थायी बसावट हो सके। साथ साथ इसने किलाबंदी और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था। इससे एक और इम्पोर्टेंट है कि इसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसको समाप्त करता है, साथ ही एक नई कार्टेज पद्धति लाता है। कार्टेज पद्धति पूछा गया है एग्जाम में कई बार, प्री में भी मेंस में भी। कार्टेज पद्धति क्या थी कि ये लोग समुद्र पे जब अपनी जहाज स्थापित रखते थे और कोई भी अगर आता था, अगर भारत में किसी भी एशियाई देश पे व्यापार करना है तो ये लोग उससे एक शुल्क लेते थे ताकि उस पे आक्रमण नहीं करें। ये इसकी कार्टेज पद्धति थी, इसकी अल्बुकर्क, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्टेज पद्धति किसने चालू कराई। ठीक है, अगला वायसराय देखते हैं। अगला जो वायसराय है नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 1538 तक भारत में रहता है। दीव में मजबूत किला निर्माण करता है, गुजरात के सुल्तान से संधि करता है, पश्चिमी तट पर शक्ति सुदृढ़ करता है। इससे इतना ही याद रखना है। मुख्य रूप से उनके कार्य जो है तो आपको अल्बुकर्क और अल्मीडा के ही याद रखना है। इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी बेरेट, जो 1555 से 1558 तक रहता है, दक्कन में विस्तार का प्रयास करता है, साथ साथ प्रशासनिक सुधार करता है। ठीक है, इसके बाद एक और कोई आता है इनका वायसराय, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वास्को डी गामा के वंश से था। इनका क्रम है, सबसे पहले आया अल्मीडा, फिर अल्बुकर्क, फिर इसके बाद नीनो डी कुन्हा और फिर बेरेट। ये चारों का क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों का क्या क्या योगदान रहा, मतलब पुर्तगालियों से भारत में क्या क्या मिला। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि ये मेंस में भी पूछा गया है कई बार कि क्या क्या योगदान है, मतलब पुर्तगालियों से भारत में क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। क्योंकि पुर्तगालियों से ना भारत में कई क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। तो सबसे पहले कृषि और खाद्य फसलों में देखें तो मिर्च, आलू, टमाटर, तंबाकू, अनानास, पपीता और काजू, इन सब की खेती भारत ने पुर्तगालियों से ही सीखी है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृति और समाज में देखें कि क्या सीखने को मिला, तो ईसाई धर्म विशेषकर जो गोवा में आज भी प्रचलित है वो पुर्तगालियों की ही देन है। गोथिक या यूरोपीय स्थापत्य पद्धति सीखने को मिली। इंडो पुर्तगाली कला व फर्नीचर यहीं से सीखने को मिलते हैं। नए वस्त्र व भोजन शैली भी पुर्तगालियों से सीखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका प्रशासनिक और तकनीकी भी कुछ सीखने को मिली इनसे, जिसमें से समुद्री जहाज और निर्माण तकनीकी इनसे सीखने को मिली। किलेबंद शैली पुर्तगालियों से सीखने को मिलती है। तो बंदूक का विस्तार जो उपयोग होता था, इसका विस्तार पुर्तगालियों से देखने को मिला। साथ ही समुद्री व्यापार मार्ग का ज्ञान हम लोग को पुर्तगालियों से ही मिलता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी जो समुद्र नियंत्रण की थी, ये किसकी थी, अल्मीडा की। उसके बाद अल्बुकर्क की कार्टेज पद्धति थी, जो कि ये एक शुल्क लेते थे किसी को व्यापार करने के लिए, नहीं तो उसके जहाज को लूट लेते थे। ठीक है, तो इतना था पुर्तगालियों से संबंधित जो आपको याद रखना है, इससे ज्यादा पुर्तगालियों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक, डचों के बारे में देखेंगे तो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पुर्तगाली थे। इसके बाद डचों में सिर्फ कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से अंग्रेजों पे हम लोग देखेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर फ्रांसीसियों से इंपॉर्टेंट था। तो हम डचों का देखते हैं, डचों से क्या क्या मिला। तो भारत में डचों का जो आगमन हुआ, 1596 में पहला डच जहाज भारत पहुंचता है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनियों की स्थापना हुई है, इनकी डेट याद रखिएगा, कई बार मैचिंग पे पूछ लेता है। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इनका क्या उद्देश्य था कि मसाला व्यापार पर पुर्तगालियों का जो एक अधिकार स्थापित हो चुका है, इसको समाप्त करना इनका उद्देश्य था, क्योंकि भारत मुख्यतः मसाला व्यापार के मार्ग के केंद्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इनकी फैक्ट्री देखते हैं तो डचों की जो फैक्ट्री थी, तो एक ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि पुलिकट इनकी प्रथम व प्रमुख केंद्र था। इनके कुछ केंद्र और अगर याद रखना है तो नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, ये दो और इंपॉर्टेंट है। इतना ही पुर्तगालियों इनसे डचों से याद रखना है। साथ ही 1559 में एक बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों से, इनका बेदरा युद्ध, वो याद रखिएगा कि ये डचों का और अंग्रेजों का था, जिसमें अंग्रेज इनको पराजित कर देते हैं। तो इतना ही याद रखना है आपको डचों से। ठीक है, अब हम लोग भारत में अंग्रेजों का आगमन देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा आधुनिक भारत लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ वन से क्या मिलता है, चार्टर मिलता है, जो इधर साइड जाने की, एशियाई देशों में जाकर के व्यापार करने का एक चार्टर मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 1600 में ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना भी होती है। ठीक,
इतना याद रखिएगा। इनका उद्देश्य क्या था? पूर्व के देशों, खासकर भारत और एशिया में व्यापार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचता है, और जो कि पहला अंग्रेज आगमन था। 1613 की ये डेट है जो, तो ये डेट आप देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। 1613 इंपॉर्टेंट डेट है कि सूरत में पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री पड़ती है। ठीक, कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो जो विलियम हॉकिंस था, तो ये 1609 में मुगल दरबार में पहुंचता है, जहांगीर के दरबार में। अंग्रेज व्यापारों की अनुमति मांगता है, अंग्रेज मतलब व्यापार करने की, जिससे पुर्तगालियों के विरोध से स्थायी अनुमति इनको नहीं मिल पाती है। लेकिन इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी पूछा गया, किसने दी? तो जहांगीर ने दिया। किसको? विलियम हॉकिंस को। ये भी याद रखिएगा। ठीक, अंग्रेज यात्री था जो कि जहांगीर के दरबार में ही पहुंचता है 1615 में। ये जहांगीर के दरबार में आधिकारिक दूत के रूप में पहुंचता है। इसकी सफलता थी कि ये मुगल दरबार में जो व्यापार की अनुमति है प्राप्त कर लेता है, जो कि विलियम हॉकिंस प्राप्त नहीं कर पाता था। इसके बाद सूरत, आगरा आदि में इनको फैक्ट्री का अधिकार भी हो जाता है, और मुगल और अंग्रेज मैत्री संबंध भी स्थापित होते हैं। लोग अंग्रेजों की फैक्ट्रियां, इनके जो केंद्र थे उनको देखते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका जो प्रमुख केंद्र था, सूरत में सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री स्थापित करी, ये याद रखिएगा। मद्रास में 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित करते हैं। बम्बई में इनको 1668 में पुर्तगाल से दहेज के रूप में मिल जाता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना 1690 में होती है। कासिम बाजार था, पटना और बालासोर भी इंपॉर्टेंट था। वस्तुएं कौन कौन सी थी जिनपे ये लोग व्यापार करते थे? सूती वस्त्र था, जिसे कैलिको कहा जाता था, रेशम था, नील था, साल्ट पीटर था, मसाले थे, और चाय था। ठीक है, तो इतनी प्रमुख वस्तुएं थी, ये याद रखिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अंग्रेजों से संबंधित और कुछ फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट रूप से कोशिश करेंगे कि इसके बारे में सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी जाए, जितनी आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि आगे हमको सब कुछ डिटेल में पढ़ना ही है। हम लोग इसमें सिर्फ यूरोपीय कंपनियों का आगमन ही देख रहे हैं। अब इनके कुछ व्यापारिक संघर्ष देख लेते हैं, किनसे इनके व्यापारिक संघर्ष होते हैं अंग्रेजों के। तो सबसे पहला पुर्तगालियों से संघर्ष होता है, जिसमें से समुद्री व्यापार पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व होता है इसको चुनौती देते हैं। 1612 में स्वाली का युद्ध होता है पुर्तगालियों से, जिसमें से अंग्रेज विजित होते हैं, मतलब अंग्रेज इसको जीतते हैं। तो 1612 याद रखिएगा, स्वाली का युद्ध। जिसमें से फिर इसके बाद अगर डचों से देखें तो मसाला व्यापार में इनसे संघर्ष होता है, क्योंकि डच जो मुख्य रूप से मजबूत थे इंडोनेशिया में थे। ठीक, इतना याद रखिएगा। इनसे एक इंपॉर्टेंट था वेदरा युद्ध। वेदरा युद्ध, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, अगला इनका जो संघर्ष मुख्य रूप से चलता है तो फ्रांसीसियों से चलता है, जिसमें से कर्नाटक युद्ध होते हैं, जो 1746 से लेकर के 1763 तक चलते हैं, जिनको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक, प्रमुख व्यक्तित्व थे जिनपे जिनपे युद्ध होता है, क्लाइव और डुप्ले के बीच में होता है, जिसमें से फ्रांसीसी शक्ति यहीं से समाप्त हो जाती है, इतना याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और इनके युद्ध थे, जिसमें से प्लासी का युद्ध था, जिसपे लोग बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध था, जिसमें से पूर्ण रूप से बंगाल पे लोग का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और 1765 में इनको दीवानी अधिकार भी मिलता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही इनसे याद रखना है। अब हम लोग फ्रांसीसियों को देखते हैं। फ्रांसीसियों से पहले हम लोग डेनिश देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। तो डेनिश को देखते हैं तो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है डेनमार्क में। इनका उद्देश्य था भारत और पूर्वी एशिया पे व्यापार करना। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 1620 में ये तंजौर के नायक शासक से संधि करते हैं, जिसमें से टंकोबार, जो कि तमिलनाडु में पहला डेनिश केंद्र बनता है, और इनके किले का नाम था फोर्ट डेंसबोर्ग। तो ये भी याद रखिएगा। इनका विस्तार देखते हैं तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत पे रहता है। टैंकोबार जो था इनका मुख्य केंद्र था, जिसमें से लोग व्यापार जो करते थे तो कपड़ा, मसाले और हाथी दांत का करते थे। ठीक है, एक इनका बंगाल में भी केंद्र था, श्रीरामपुर, जो कि 1755 में स्थापित किया गया था। इतना ही इनसे याद रखना, डेनिश से, इससे ज्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत नहीं बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रांसीसियों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कोई थे तो फ्रांसीसी ही थे। 1664 में क्या होता है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कोलबिया द्वारा फ्रांस में। ये याद रखिएगा कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भी पूछा गया है। ठीक, हमने देखा 1602 में स्थापित हुई थी डचों की कंपनी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी वो स्थापित हुई। 1664 याद रखिएगा कि ये फ्रांसीसियों की
कंपनी स्थापित होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था कि भारत और एशिया में व्यापार करना, साथ साथ उपनिवेश भी स्थापित करना। मतलब इनका पहले से ही स्पष्ट था कि इनको उपनिवेश भी करना है, जबकि इसके पहले जितनी भी कंपनियां थी वो लोग सिर्फ व्यापार पे ही ध्यान दे रही थी। तो ये आप याद रखिएगा। 1668-69 में ये लोग क्या करते हैं, सूरत और मसूलीपट्टनम पर व्यापार स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद 1674 में पांडिचेरी पर इनका अधिकार हो जाता है तथा पांडिचेरी को ये लोग प्रमुख केंद्र के रूप में बना लेते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ प्रमुख केंद्र देखें, कौन कौन फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्र थे। तो पहला था पांडिचेरी जो कि इनका मुख्य केंद्र था, दूसरा चंद्रनगर जो कि बंगाल में था, तीसरा माहे जो कि केरल में था, चौथा कराईकल जो कि तमिलनाडु में, पांचवा यनम। तो ये प्रमुख फ्रांसीसियों के केंद्र थे। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी गवर्नर और उनके कार्यों को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांसिस्को मार्टिन जो कि 1674 से 1706 तक रहता है भारत में। पांडिचेरी का संस्थापक भी यही है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पांडिचेरी के संस्थापक कौन है, फ्रांसिस्को मार्टिन। नगर व किला निर्माण करता है और व्यापार को संगठित करता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इससे। दूसरा है पेरी बेनेट डिमोस करके था जो कि 1735 से 1741 तक भारत में रहता है। ये पांडिचेरी का विकास करता है, साथ ही कर्नाटक राजनीति में हस्तक्षेप यहीं से आरंभ होता है जो कि आगे कर्नाटक युद्ध में तब्दील हो जाता है। ठीक, इतना याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट था डुप्ले करके, जिसे डुप्लेक्स पूरा नाम था इसका, 1742 से 1754 तक रहता है। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का प्रयास करता है, भारतीय शासकों से राजनीति में हस्तक्षेप भी स्टार्ट करता है, कर्नाटक युद्धों में इसका नेतृत्व भी रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा डुप्ले के बारे में। तो यहाँ भी आप क्रम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन था, सबसे पहले मार्टिन था, उसके बाद डिमोस और लास्ट में डुप्ले, और इसके बाद भी एक आता है लाली करके। ठीक, तो चारों फ्रांसीसी गवर्नरों के भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग कर्नाटक युद्ध देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक, क्योंकि कर्नाटक युद्ध भी पूछा गया है। अब हम लोग तीनों कर्नाटक युद्ध को क्रम से देख लेते हैं जो कि 1746 से लेकर के 1763 तक चलते हैं। ठीक, तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था 1746 से 1748 तक चलता है। इसका कारण क्या था कि यूरोप का ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार से युद्ध, मतलब यूरोप में ही युद्ध छिड़ता है जिसका प्रभाव भारत में पड़ता है, क्योंकि दोनों कंपनियां यहाँ भी आमने सामने थी। तो यूरोप ऑस्ट्रिया पर जब उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध मुख्य रूप से स्टार्ट होता है। इसी के साथ साथ भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष स्टार्ट होता है। 1746 में क्या होता है, फ्रांसीसियों ने मद्रास को जीत करके अपने अधीन कर लेते हैं। इससे से अंग्रेजों ने आरकोट के नवाब से सहायता मांगी। इसके परिणाम में क्या होता है कि दोनों का युद्ध होता है। इसमें से जो मुख्य रूप से विजयी होते हैं तो फ्रांसीसी होते हैं, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे थोड़ी सी चतुराई करते हैं और यहाँ इनसे एक संधि कर लेते हैं जो कि एक्सला सैकल की संधि होती है, और जिसके तहत अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल जाता है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था। इसमें संधि इंपॉर्टेंट है एक्सला सॉकेल की, ठीक है, जो कि 1748 में होती है। और ये डेट याद रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ। ठीक, यहाँ गवर्नर क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से और इनका डुप्ले था। ये इतना ही याद रखना है आपको युद्धों से। ठीक, कर्नाटक युद्ध देखे तो 1749 से 1754 था। तो ये डेट याद रखिए, ये डेट कई बार मैचिंग में पूछा है या कि आपको जब मेंस में लिखना भी होगा तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसका कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक पर उत्तराधिकार से संबंधित विवाद होता है, तो इसलिए दूसरा कर्नाटक युद्ध स्टार्ट होता है जिसमें से फ्रांसीसी और अंग्रेज फिर से आमने सामने हो जाते हैं। फ्रांसीसी किसका सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ चाना साहब का करते हैं ये लोग, कर्नाटक में सहयोग, और साथ साथ मुजफ्फर जंग का हैदराबाद में सहयोग करते हैं। और जो अंग्रेज थे ये मोहम्मद अली का सहयोग करते हैं, कहाँ पे, ये कर्नाटक पे। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। घटनाएं देखें तो 1751 में क्लाइव ने एयरपोर्ट पर कब्जा किया। उसके बाद फ्रांसीसी प्रभाव घटता है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। जब जैसे ही फ्रांसीसी थोड़ी सी डाउन होते हैं तो डुप्ले को वापस बुला करके लाली को भेज दिया जाता है, जिससे अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने लग जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा आप। अब आगे हम लोग देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसमें से अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी होते हैं। 1707 में ग्वालियर का युद्ध होता है जिसमें भी अंग्रेज विजयी होते हैं, और 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है।
इसका परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का? तो 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिससे व्यापार तक ही सिर्फ सीमित रह जाते हैं फ्रांसीसी, और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देखी जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। एग्जाम से ओरिएंटेड चीजें हमने कवर करी इसमें, जो एग्जाम के लिए आवश्यक है। बाकी इसकी अगर कहानी देखें तो बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि अंग्रेजों से संबंधित सबसे पहले तो अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।